कोई मामूल से हटकर ऐसा काम हो जाए जिसे हमारी अकल ना समझ सके तो उसे हम जादू कहते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे समझाया। क्या कोई आदमी जादू के जरिए किसी इंसान को परिंदा बना सकता है? मैंने जल्दी से अपने असली सवाल की तरफ आते हुए पूछा। नहीं, उन्होंने सर को नफी में हिलाते हुए कहा, ऐसा सिर्फ किस्से कहानी में होता है। हाँ, कुछ और किस्में हैं, जैसे काला जादू, जिसे किसी इंसान को जानी या माली नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। शाह साहब ने वजाहत करते हुए कहा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी जो मुझे हौसला दे रही थी कि मजीद सवाल पूछ लो। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक शख्स को परिंदा बनते हुए देखा है, मैंने आंखें नीचे रखते हुए कहा। शाह साहब अचानक संजीदा हो गए। हाजरीन ने मजलिस भी एकदम चौंक कर मुझे देखने लगे। बेटा, तुमने ऐसा कहाँ देखा? उन्होंने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने तफसील से उनको सारा वाकया सुना दिया। हाजरीन भी बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। मैंने अपनी बात खत्म की तो थोड़ी देर के लिए शाह साहब खामोश हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ देर मुराकबा किसी कैफियत में बैठे रहने के बाद फरमाने लगे। बेटा, मेरा इल्म नाकिस है, फिर भी मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई जादू नहीं है। उनका लहजा बहुत संजीदा था। उस शख्स के बारे में मैंने पहले भी सुन रखा है। मेरे ख्याल में वो काला जादू जानता है। काले जादू में एक अमल ऐसा भी होता है जिससे हाजरीन की आंखों के आगे पर्दा पड़ जाता है और आमिल जो दिखाना चाहता है वही मामूल देखता है। मिसाल के तौर पर उस वक्त उस आमिल ने तमाम लोगों की आंखों पर पर्दा डालकर उन्हें यह दिखा दिया कि वो शख्स गुम हो गया है और एक परिंदा वहां उड़ रहा है, और दूसरे अमल से उस आमिल ने अपने बीरों को हुक्म दिया होगा कि फौरन इस शख्स को उठाकर दूर दरख्त के पास छोड़ाओ। चूंकि काले जादू के बीर बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए उन्होंने ये काम पलक झपकने में कर दिया होगा। शायद यही वजह है कि उस शख्स को ये याद नहीं रहा कि वो उड़ा भी था, क्योंकि वो ना ही परिंदा बना था और ना ही उड़ा था। मुझे उनसे तफसील सुनकर ऐसा लगा जैसे सारे सवालों का जवाब मिल गया हो, मगर काले जादू के बारे में मेरा इल्म जीरो था। सो मौके से फायदा उठाते हुए मैंने अगला सवाल कर दिया। ये बीर क्या चीज होते हैं शाह जी? छोड़ो बेटा इन बातों को, शाह जी ने टालते हुए मगर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। काला जादू करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज होता है, इसलिए उसके बारे में जानकर क्या करना। फिर उन्होंने एक हदीस मुबारक सुनाकर ईमान की फजीलत बयान की। इसी दौरान वालिद साहब भी आ गए और मैं खामोशी से शाह साहब की बातें सुनता रहा। मुझे कुछ अपने सवालों का जवाब मिल गया था, मगर ये बीर क्या होते हैं और काले जादू का अमल किस तरह दूसरे लोगों की आंखों को वो दिखाता है जो वो चाहता है। जाहिर बात है अब मैं दोबारा शाह साहब से ये सवाल नहीं कर सकता था। कुछ देर उनके पास बैठने के बाद हम लोग मगरिब की नमाज के लिए उठ गए। नमाज के बाद शाह साहब अपने हुजरा में चले गए और हम लोग घर की तरफ चल पड़े। वालिद साहब रास्ते में मुझे निस्बत और मुरीद होने के फवायद गिनवाते रहे। घर पहुंचकर खाना वगैरह खाकर मैं सोने के लिए चला गया। उस रात मुझे बहुत देर के बाद नींद आई और इसीलिए सुबह देर से उठा। नाश्ता वगैरह से फारिग होकर मैं कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। कॉलेज तो एक बहाना था, आज तो हमारा प्रोग्राम फिर क्लिफ्टन पर जाने का था। हम लोग कॉलेज इकट्ठे हुए और फिर 4 मजीद दोस्तों के साथ क्लिफ्टन की तरफ चल पड़े। उन दोस्तों में रियाज भी था जिसने इसको सरासर झूठ करार दे दिया था। मैं रास्ते में आरिफ को शाह साहब से हासिल होने वाली तफसील बताता रहा। चूंकि हम दोनों ही काले जादू से नाबलद थे, इसीलिए बस अपने अंदाजे से एक दूसरे को बताते रहे। इतने में हम क्लिफ्टन पहुंच गए। बाबा जी की कुटिया के बाहर हस्बे मामूल रश था, लेकिन आज बाबा जी बाहर नहीं आए थे। हमने वहीं रहकर इंतजार करने का फैसला किया। तकरीबन 3 घंटे के थका देने वाले इंतजार के बाद कुटिया का दरवाजा खुला और बाबा फिर निकल आया। मैंने गौर से उसका जायजा लिया तो अंदाजा हुआ कि उसके कपड़े भी काफी गंदे थे और दाढ़ी और सर के बालों से अंदाजा हो रहा था कि शायद वो काफी अरसे से नहाया नहीं है। आज मेरा देखने का अंदाज कुछ बदला हुआ था। उस बाबा जी ने बाहर निकलकर हाजरीन पर एक नजर डाली और पता नहीं क्यों उसकी नजरें हम बच्चों पर रुक गईं। इतने में एक आदमी ने थोड़ी सी बुलंद आवाज में फरियाद की कि कुछ अरसे से उसके सारे काम उल्टे पड़ रहे हैं। अगर बाबा जी उसके लिए कोई दुआ वगैरह कर दें तो वो उनका शुक्रगुजार होगा। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और हंसकर कहा, दुआ तो कभी हमने अपने लिए नहीं की, तुम्हारे लिए क्या करें। फिर कुछ तवक्कुफ करके बोला, अगर 5000 नजराना लाओ तो बात बन जाएगी, ये तो बड़ी रकम है। उस आदमी ने लजाजत से जवाब दिया, कुछ वक्त लग जाएगा तो जाओ इंतजाम करो। बाबा जी ने जलालाना अंदाज में जवाब दिया, अगर हो जाए तो आ जाना। अचानक मुझे एक सवाल सूझा और मैंने ऊंची आवाज में कहा, बाबा जी क्या आप मुसलमान हैं? सवाल तो मैं कर बैठा मगर बाद में डरा क्योंकि एकदम सारे मजमे को जैसे सांप सूंघ गया। बाबा जी ने घूर कर मुझे देखा और लापरवाही से जवाब दिया, हम लोग मजहब वगैरह से ऊंचे होते हैं, ये बातें आम लोगों के लिए होती हैं।
ये जवाब सुनते ही सारे मजमे ने तारीफें शुरू कर दी और मुझे रोजे रोशन की तरह यहाँ हो गया कि ये शख्स काला जादू जानता है और दायरा इस्लाम से खारिज है। इसी दौरान कुछ और फरियादी भी आगे आए और उन्होंने नजराने वगैरह दिए और अपने मसाइल हल करवाए। जब बाबा जी वापिस जाने लगे तो हस्बे मामूल किसी ने फिर फरमाइश की कि कुछ दिखाए। क्या देखोगे भाई? बाबा जी ने हस्बे मामूल शाना अंदाज में पूछा। बाबा जी आप खुद तोता बनकर दिखाएं, अचानक रियाज ने ऊंची आवाज में कहा। सारी मजमा ने फिर एक बार हम लड़कों की तरफ देखा। साफ तौर पर लग रहा था कि उनको हमारी मदाखलत पसंद नहीं आई थी। हमारी छोड़ो, अपनी बात करो। बाबा जी ने घूरने वाली नजरों से देखा। क्यों भाई, पोल खुल जाएगा। रियाज शेखी पर उतरा हुआ था। बाबा जी ने घूरते हुए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा। मैं समझ गया कि अब रियाज को वो कोई परिंदा या जानवर बनाएगा, लेकिन जो हुआ वो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्का था। अचानक रियाज का जिस्म हवा में बुलंद होने लगा। रियाज को पहले तो यकीन नहीं आया, मगर जब तकरीबन 15 फुट की ऊंचाई पर उसका जिस्म मौलिक हो गया तो उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं। मुझे नीचे उतारो, खुदा के लिए मुझे नीचे उतारो। रियाज के हलक से चीखें बुलंद हो रही थीं। बाबा जी ने शाहाना अंदाज में मजमा की तरफ देखा और फिर रोकदार आवाज में कहा, बोलो, अब ताशु बाबा को तंग करोगे? नहीं करूंगा, प्लीज मुझे नीचे उतारो। रियाज के सारे कसबल निकल चुके थे। मुझे पहली बार पता चला कि बाबा जी का नाम ताशु बाबा है। ताशु बाबा ने कुछ देर इंतजार किया और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा तो रियाज अचानक तेजी से जमीन पर आ गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसे काफी चोट आई। शायद उसका बाजू उसके अपने वजन के नीचे आ गया था। दूसरे लड़कों ने उसे उठाने की कोशिश की और तब अंदाजा हुआ कि उसका हाथ शायद टूट गया था, क्योंकि वो उसे हिला नहीं पा रहा था और मुसलसल कराह रहा था। इस वाक्य ने सारे मजमे को खौफजदा कर दिया। उनको अंदाजा हो गया कि अगर किसी ने ताशु बाबा के साथ बदतमीजी की तो उसका अंजाम यही होगा। ये करतब दिखाने के बाद ताशु बाबा अंदर चल पड़ा। हम लड़कों ने भी रियाज को सहारा देते हुए वहां से निकलने में आफियत समझी। कई लोगों ने हमें आइंदा इधर न आने का मशवरा दिया। मैं और आरिफ वापस घर की तरफ चल पड़े। मैं खौफजदा तो नहीं था, मगर मुझे रियाज की हालत पर अफसोस जरूर था। उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसको सजा दे दी गई थी। मैं और आरिफ आपस में बातें करते हुए घर पहुंच गए। उस दिन मैं देर तक बैठा ये सोचता रहा कि अगर इस तरह की ताकतें रखने वाला शख्स अगर यूं बेलौक लोगों को सजाएं देना शुरू कर दे तो उसको कौन रोक सकेगा? कोई तो होना चाहिए जो उसको रोक सके। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मैंने और आरिफ ने दोबारा उधर का रुख नहीं किया। रियाज के साथ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता चला। बस उसने कुछ अरसे की छुट्टियां ले ली और फिर पता चला कि उनके वालिद का तबादला किसी और शहर हो गया और वो शहर और कॉलेज छोड़कर चले गए। ये शायद उससे छठे दिन की बात है कि आरिफ को बुखार हो गया। मैं उसकी तीमारदारी के लिए गया तो हैरत अंगेज बात का पता चला कि उसके बुखार की डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही। सब रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, मगर बुखार उतर ही नहीं रहा। आरिफ के वालिद साहब ने किसी और डॉक्टर को दिखाने का कसद किया। 2-3 दिन तक मैं मुसलसल आरिफ की तीमारदारी के लिए जाता रहा और उसका हौसला बढ़ाता रहा। एक दिन मैं आरिफ के पास ही बैठा था कि उसने मुझे अजीबोगरीब बातें बताई। उसने बताया कि अक्सर रात को उन्हें अपने घर की छत पर बिल्लियों के लड़ने और चीखने की आवाजें आती हैं और ये कि उनके घर में अक्सर किसी न किसी हिस्से से खून का ढेर मिलता है। एक बार वो ढेर आरिफ के ऊपर गिरा था, जिससे उसका सारा बदन खून में नहा गया था। आरिफ के वालिद का ख्याल था कि किसी ने उन पर जादू करवाया है। ये सब बातें मेरे लिए बहुत हैरत का बाइस थी। वापसी पर मैंने घर से अपनी कुछ जमा पूंजी ली और बाजार जाकर जादू से मुतल्लिक जितनी भी किताबें नजर आई खरीद लाया। रात देर तक वो पढ़ता रहा। उन किताबों में अक्सर ये सारी अलामात काले जादू की बताई गई थी और उनका हल सिर्फ ये था कि पता चलाया जाए कि अमल किसने किया और किन चीजों पर किया है। उसको तल्फ करके ही इससे छुटकारा मुमकिन था। एक किताब में यह भी लिखा था कि अगर कोई बुजुर्ग कामिल मिल जाए तो वो इसका तोड़ कलाम पाक से कर सकते हैं। मुझे फौरन शाह साहब का ख्याल आ गया। अगर उनके पास काले जादू के बारे में मालूमात थी तो यकीनन वो इसका तोड़ भी जानते होंगे। अगले दिन मैं खुद ही शाह साहब के पास जा पहुंचा। वो दरस में मसरूफ थे। मुझे देखकर बैठने का इशारा किया। कुछ देर बाद वो मेरे पास आए और बोले, हाँ भाई सुलेमान मियाँ, आज कैसे आना हुआ? उनके लहजे में बदस्तूर मिठास थी। शाह जी, तकलीफ की माजरत चाहता हूँ। दरअसल आपसे एक दरख्वास्त करना थी। मैंने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। हाँ बोलो। मैंने उनको आरिफ के बारे में तफसील बता दी। आपसे दरख्वास्त है कि उसका कोई इलाज तजवीज करें। शाह साहब ने बगौर मेरी तरफ देखा और फरमाने लगे, काले जादू का तोड़ कलाम पाक में है। तुम ऐसा करो, अपने दोस्त को आज असर के बाद मेरे पास लेकर आना। मैं कोशिश करूंगा, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है।
मेरे लिए उनके इतने अल्फाज भी खुशी का बायस थे। मैं वहां से सीधा आरिफ के घर गया, उसको सारी बात बताई। आरिफ के वालिद भी आ गए थे, उनको भी शाह साहब के बारे में बताया। दोनों तैयार हो गए। हम ठीक असर के वक्त शाह साहब के यहाँ पहुंच गए। नमाज उनके पीछे पढ़ी, फिर उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो शाह साहब ने आरिफ को देखते ही कह दिया कि जादू ही है। फिर उन्होंने पानी पड़कर दम किया कि सुबह शाम इसको दो। फिर वो आरिफ के वालिद साहब की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारे घर में किसी जगह पर कुछ तावीज और एक हराम जानवर की हड्डी दफन की गई है। उसकी जगह का पता चलाना बहुत जरूरी है। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो जगह कहाँ है, या फिर मुझे इसके लिए एक चिल्ला करना पड़ेगा? आरिफ के वालिद साहब ने जवाब दिया, हमारे घर में एक बागीचा है, शायद वहां मिट्टी में कुछ दबाया गया हो। आप जाकर उसे तलाश करें, अगर मिल जाए तो सब कुछ जला दें। शाहजी ने कहा, अगर ना मिल सके तो मुझे बता देना। आरिफ के वालिद साहब ने कुछ न्याज देने की कोशिश की, मगर शाहजी ने नरमी से मना कर दिया। हम लोग वापिस आ गए। फिर हमने तकरीबन सारा बागीचा ही खोद डाला। आखिर एक नुक्कड़ से हमें कुछ इस तरह की चीजें मिल गईं। हमने हदायत के मुताबिक फौरन उनको जला दिया। आरिफ के वालिद फौरन शाहजी को इतला करने चले गए। मैं भी आरिफ को तसल्ली देकर अपने घर वापस आ गया। इससे अगले दिन मैं कॉलेज जा रहा था कि अचानक मैंने ताशू बाबा को जल्दी जल्दी एक तरफ जाते देखा। ये पहला मौका था कि ताशू बाबा को मैंने कुटिया के बाहर देखा था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं भी उनके पीछे हो गया। कुछ देर पीछा करने के बाद ये देखकर मेरे छक्के छूट गए कि ताशू बाबा आरिफ के घर के सामने जाकर रुक गया। उसने दरवाजा खटखटाया। आरिफ के वालिद साहब शायद अभी काम पर नहीं गए थे। उन्होंने दरवाजा खोला और फिर ताशू बाबा से कुछ बात की। साफ नजर आ रहा था कि आरिफ के वालिद साहब ताशू बाबा की बातों से परेशान हो गए थे। फिर कुछ देर के बाद ताशू बाबा वापस चल पड़ा। उसके जाने के बाद मैं भी कॉलेज की तरफ चल पड़ा, क्योंकि देर हो रही थी। कॉलेज में वक्त बहुत मुश्किल से कटा। जैसे ही आखिरी पीरियड खत्म हुआ, मैं फौरन घर पहुंचा। किताबें रखी और खाना खाए बगैर ही आरिफ के घर जा पहुंचा। आरिफ घर पर ही था और कुछ परेशान नजर आ रहा था। मेरे पूछने पर कहने लगा, यार सुलेमान, वो ताशू बाबा आया था। फिर मैंने पूछा, वो वालिद साहब को कहकर गया है कि तुम्हारे बेटे पर काला जादू हुआ है। हम जितनी भी कोशिश कर लें उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। एक बार को रोकोगे तो दूसरा बार हो जाएगा। उसने कहा कि उसके पास इसका मुकम्मल तोड़ है, मगर इसके लिए हमें 40,000 का इंतजाम करना पड़ेगा। आरिफ ने बताया। आरिफ की बातें सुनकर मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगी। ताशू बाबा को कैसे पता चला कि आरिफ पर जादू है और उसका एक बार भी रोक लिया गया है? अंकल ने ताशू बाबा से पूछा कि उनको इसका कैसे पता चला। मैंने सवाल किया। हाँ, उन्होंने पूछा था, आरिफ ने जल्दी से कहा। मगर ताशू बाबा ने कहा कि उनसे कोई बात भी छुपी हुई नहीं है। फिर अंकल ने क्या जवाब दिया? मैंने अगला सवाल किया। तुम जानते हो कि शाह साहब से मिलकर हमें पहले ही पता चल चुका है कि ये काला जादू था, और जब से वो चीजें जलाई हैं मुझे बुखार नहीं हुआ। इसलिए बज़ाहिर ये लगता है कि वाकई वो वार रुक गया है। अब जिस शख्स को इन सारी बातों का इल्म अपने कुटिया में हो गया, यकीनन वो उसका मुकम्मल तोड़ भी जानता होगा। इसलिए अबू अब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं कर्ज वगैरह लेकर, ताकि इसका एक मुकम्मल तोड़ कर लिया जाए। आरिफ ने तफसील बताते हुए कहा। अंकल ने शाह साहब से मशवरा किया? मैंने पूछा। नहीं, आरिफ ने जवाब दिया। अब्बू ताशू बाबा के बारे में पहले से जानते हैं। कुछ मैंने बताया था और कुछ उनके दफ्तर के साथियों ने। उनको लगता है कि ताशू बाबा शायद शाह साहब से ज्यादा इल्म रखते हैं, जो उनको कुछ ना बताने से भी सब पता चल गया। ना सिर्फ पता चल गया, बल्कि उन्होंने हमारा घर भी ढूंढ लिया। जो भी हो, एक बार तो उनके पास जाना चाहिए था। मैंने असरार किया। हो सकता है वो कुछ रहनुमाई कर सके। सुलेमान, तुमने भी ताशू बाबा की ताकत का तमाशा अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कितने ही लोगों की फरियादें पूरी की हैं, कितनों का ही इलाज किया है। जब वो खुद चलकर हमारे पास आ रही हैं, तो उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तुम जानते हो कि उनसे मिलने वालों की तो कितारें लगी होती हैं। आरिफ ने तकरीबन हतमी लहजे में फैसला करते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो करो। मैंने मजीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ देर मजीद बातें करने के बाद मैं घर आ गया। बाद में मुझे पता चला कि आरिफ के वालिद ने 40,000 की रकम ताशू बाबा को पहुंचा दी, और अगले दिन से आरिफ ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसके सब मसले हल हो गए थे। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे दोस्त की जान उस अजाब से छूटी। चंद दिन के बाद मैं फिर वालिद साहब के साथ शाहजी के पास गया। उन्होंने उसी मोहब्बत के साथ हमारा इस्तकबाल किया। बातों बातों में आरिफ का जिक्र आ गया। हाँ भाई सुलेमान, आपका दोस्त अब कैसा है? शाहजी ने मुझसे पूछा। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई उनको उन चीजों को जलाने के बाद? पहले मैंने सोचा कि बोलूं नहीं और बस इस तस्करी को यही खत्म कर दूं,
क्योंकि शायद ताशू बाबा के जिक्र पर शाह जी को अच्छा न लगे। लेकिन फिर सोचा कि शाह जी ने इतने खुलूस से हमारी मदद की है तो यकीनन ये जानकर उनको खुशी ही होगी कि इस मसले का एक पक्का हल हो गया है। शाह जी, वो आरिफ के वालिद साहब ने किसी और आमिल से कोई अमल करवाया था जिससे बकौल उस आमिल के अब कोई आरिफ पर फिर जादू का वार नहीं कर सकता। मैंने सारी सूरत-ए-हाल बताते हुए कहा। ताशू बाबा का नाम मैंने फिर भी नहीं लिया। अच्छा चलो, अच्छा हुआ, अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। शाह जी ने खुश होकर दुआ देते हुए कहा, वैसे सुलेमान मियाँ, तुम्हें पता है कि वो जादू तुम्हारे दोस्त पर किसने करवाया था? क्या उस नए आमिल ने इसके बारे में कुछ बताया? नहीं शाह जी, मैंने फौरन जवाब दिया। चलो तुम्हें मालूमात के लिए बता देता हूँ क्योंकि तुम भी इस मौजू पर काफी दिलचस्पी रखते हो। शाह जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त पर जादू उसी काला जादू के माहिर ने किया था जो क्लिफ्टन के साहिल पर कुटिया में रहता है। उसका नाम ताशू लाल है और वो असल में हिंदू है। इस इंकशाफ ने मेरे जहन में आंधियां चला दी। मैं एकदम से अपने आप में खो गया। ये मैंने क्या सुना? ताशू बाबा ही इसके पीछे था, मगर वो तो इलाज करने वाला था। उसने तो आरिफ की मदद की थी। ताशू बाबा एक हिंदू है। मैं अपनी सोचों में गुम था कि अचानक बाबा ने मुझे झंझोड़ा। बेटा, किधर गुम हो? शाह जी तुमसे कुछ पूछ रही हैं। बाबा की आवाज मुझे दूर से आती हुई महसूस हुई। मैं एकदम चौंक पड़ा। शाह जी, ये उस लड़के में एक खामी है। आपसे पहले भी जिक्र किया था मैंने, बाबा कह रहे थे। बस किसी चीज में गुम होता है तो फिर इसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता। मेहरबानी करके इसके लिए दुआ करें। मैं माजरत चाहता हूँ शाह जी, बस इस बीमारी की वजह से मुझे नदामत का सामना करना पड़ता है। मैंने माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। आप क्या पूछ रहे थे? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, शाह साहब ने मोहब्बत से जवाब दिया। ये कोई अजीब बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि वो कौन सी आमिल है जिनसे तुम्हारे दोस्त ने वो अमल करवाया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे पास फिर इस किस्म का कोई साइल आए तो मैं उसकी भी रहनुमाई कर सकूं। ताशू बाबा, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। क्या? शाह जी ने हैरत से पूछा। जी शाह जी, मैंने खोए खोए से अंदाज में जवाब दिया। शाह जी थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, तुम्हारे दोस्त को उस आमिल का किसने बताया? ताशू बाबा खुद चल कर आए थे उनके दरवाजे पर। मैंने कहा और फिर पूरी कहानी सुना दी। ओ मेरे खुदा, तो ये सिलसिला है। उस बदबख्त ने खुद ही जादू किया और जब देखा कि मरीज खुद चलकर उसके पास नहीं आया बल्कि किसी और जगह से इलाज करवा रहा है तो उसने नई चाल के जरिए अपने पैसे खड़े कर लिए। शाह जी सारी सिचुएशन को समझते हुए बोले, शाह जी, आपको मुकम्मल यकीन है कि ये अमल ताशू बाबा ने ही करवाया था? मैंने डरते डरते सवाल किया। हाँ बेटा, मैंने अल्लाह के कलाम के जरिए एक चिल्ला किया था ताकि पता चला सकूं कि इसके पीछे कौन है। मुस्तकिल इलाज के लिए इस बात का पता चलना बहुत जरूरी है कि अमल कौन करवा रहा है। और मेरे चिल्ला के दौरान मुझे उस बदबख्त का चेहरा दिखाई दिया। मैं उसकी करिश्मा साजी पहले भी एक बार क्लिफ्टन में जाकर खुद भी देख चुका हूँ। शाह जी ने तफसील से बताते हुए कहा। और आपको ये कैसे पता चला कि वो हिंदू है? मैंने हिम्मत करके ये भी पूछ ही लिया। मेरे एक रफीक है अब्दुल रहमान साहिब, शाह जी कहने लगे। वो अपने मुरीदों को रफीक कहकर पुकारते थे। उनका ताल्लुक पुलिस से है। उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया था कि उन्होंने भी इसके कारनामों की धूम सुनी थी, इसलिए उसको थाने बुलाया था। जब उसकी शनाख्त पूछी गई तो उसने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया था। वो मीरपुर खास का रहने वाला है और मजहबन हिंदू है। चूंकि हिंदू होना कोई जुर्म नहीं है इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हम लोग कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर मैंने अपने जहन में पैदा होने वाले एक सवाल को जुबान दे ही दी। शाह जी, उस शख्स को इस जुल्म से रोका नहीं जा सकता? मेरे लहजे में इल्तिजा थी। क्या पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? बेटा, पुलिस बगैर सबूत के कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, शाह जी कहने लगे। बज़ाहिर वो लोगों के मसले अपने इल्म की बुनियाद पर हल करता है और उसका मुआवजा हासिल करता है। लोग भी उससे अकीदत का इजहार करते हैं। उसने कभी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवाया। ऐसी सूरत हाल में पुलिस उस पर हाथ डालेगी तो उल्टा लोग पुलिस के खिलाफ हो जाएंगे। शाह जी, आप भी तो इल्म वाले हैं, क्या आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ? मैंने आखिर वो कह ही दिया जो मेरे दिल में मचल रहा था। बेटा, मेरा इल्म दिफा के लिए है, हमला करने या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, शाह जी ने कहा। मैंने जानबूझकर कभी इस किस्म के चिल्ले या अमल नहीं सीखे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ से किसी का नुकसान हो जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोले, मैंने फैसला किया है कि किसी दिन उसके पास जाऊंगा और उसको जुबान से मना करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मान गया तो ठीक, वरना फिर उसके बारे में शेख तबरेजी साहब को आगाह करूंगा जो हैदराबाद में रहते हैं और इस किस्म के कामों के माहिर हैं और कई काले जादू के माहिरों के छक्के छुड़ा चुके हैं।
शाहजी ने अपने फैसले से आगाह करते हुए कहा। फिर कुछ देर दीन की बातें करने के बाद हम लोग वापिस आ गए। रात को सोने से पहले मैं उसी के बारे में सोच रहा था। आदमी कितना बेबस हो जाता है इन मावराई ताकतों के आगे, और एक शख्स किस तरह अपने हाथ बचाते हुए लोगों को तंग कर रहा था और पैसे कमा रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अगर कभी उसने मेरे ऊपर या फिर मेरे घर वालों पर ऐसा कोई हमला किया तो फिर शायद हम भी मजबूर हो जाएं उसको पैसे देकर अपनी जान छुड़ा सकें। एक लिहाज से तो ये भी वही काम कर रहा था जो उस्ताद बाबा की दुकान से भत्ता वसूल करके करता था। दोनों का तरीका एक ही था, बस फील्ड्स मुख्तलिफ थी। ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं बस हालात का तमाशा देखूं या फिर किसी शेख तबरेजी साहब का इंतजार करूं कि शायद वो हमको इस मुसीबत से निजात दिला सकें? बस इन्हीं सोचों के दौरान पता नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। उस रात मैंने फिर वही ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग मुझे कह रही हैं कि बेटा, हमको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इतनी सारी कुर्बानियां जाया मत होने देना, वो काम तुम ही को करना है और कोई नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि तुम अपनी जिंदगी में इतना मगन हो जाओ कि सब कुछ जाया हो जाए। फिर वही काली बड़ी सारी चमगादड़ आती है और उस बुजुर्ग को उठाकर ले जाती है, और फिर मेरी आंख खुलती है तो फजर की आज़ानें मेरे कानों में गूंज रही होती हैं। वजू करने के दौरान मैं सोच रहा था कि कहीं ये वही काम तो नहीं है जिसको मुझे सार अंजाम देना है, और इसकी मुझे बार बार याद दिलाई जाती है। यही सोचते सोचते मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी और फिर बिस्तर पर लेटकर भी इन्हीं सोचों में गुम हो गया। अगर मुझे यही कुछ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कौन मुझे इस तरह के अमल सिखाएगा और इस काबिल बनाएगा कि मैं ताशु बाबा जैसे ताकतवर लोगों को सबक सिखा सकूं? फिर मेरा जहन शाहजी की तरफ गया, मगर याद है कि उनका सबक मोहब्बत और सलामती है। वो खुद जिन अमलों को नहीं सीखते वो मुझे क्यों कर सीखने देंगे? यही सोचते सोचते सुबह हो गई। हस्बे मामूल कॉलेज के लिए तैयार होकर आरिफ की तरफ पहुंचा और उसको साथ लेकर कॉलेज की तरफ चल पड़ा। एक बार तो ख्याल आया कि आरिफ को सारी हकीकत बता दूं, मगर फिर ये सोचकर खामोश रहा कि वो शायद ना माने। वैसे भी ताशु बाबा के लिए उसके दिल में अकीदत थी जो उसे ताशु बाबा के खिलाफ सुनने पर आमादा न कर सकेगी, और मेरे पास कोई सबूत तो नहीं था, बस शाहजी की बातें थी जिन पर मुझे सिद्के दिल के साथ यकीन था। मगर शायद आरिफ उन पर बगैर सबूत के यकीन न करे। कुछ दिन इसी तरह रूटीन में कॉलेज जाने और रोजमर्रा के कामों में गुजर गए। इसी दौरान एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। हमारे कॉलेज में सियासत बहुत आम थी। कॉलेज की यूनियन के इलेक्शन हो रहे थे, खूब जोरों शोर था। एक दिन मेरे चंद दोस्त मुझे और आरिफ को एक पार्टी के जलसे में ले गए। वहाँ लीडर साहब बड़ी धुआंधार तकरीर कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि वो शायद ज्यादा ही पर्सनल हमले कर रहे थे अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर, लेकिन शायद ये मामूल की बात थी। मगर कुछ देर के बाद अंदाजा हुआ कि ये मामूल की बात नहीं थी। कुछ लोग अचानक मोटरसाइकिलों पर बैठकर आए और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। सारा जलसा तितर बितर हो गया। हम भी भागे। अचानक एक मोटरसाइकिल वाले का टायर स्लिप हुआ और वो गिर पड़ा। जलसे वाली पार्टी ने उस गिरने वाले लड़के को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। हम भी इर्द गिर्द खड़े हो गए। मामले को संजीदा देखकर अचानक बाकी सवालों में से एक ने सीधी कान से फायर शुरू कर दिए। 2-3 लड़के घायल हुए और फिर अचानक उसकी गन का रुख मेरी तरफ हुआ और एक धमाके से एक गोली बिजली की सी तेजी से मेरी तरफ लपकी। ये सब कुछ चश्मज़द में हो गया और मैं कुछ भी न कर सका। गोली का निशाना मेरा सीना ही था, मगर जैसे ही वो गोली मेरे जिस्म के करीब पहुंची एकदम गायब हो गई। जी हाँ, मैं हक्का बक्का रह गया। पहले तो गोली का मेरी तरफ आना और फिर अचानक गायब हो जाना मेरी समझ से बालातर था। मैं गुमसुम सा खड़ा था। फायरिंग करने वाले इधर उधर भाग रहे थे। फायर करने वाला ताहम मेरी ही तरह गुमसुम खड़ा था, क्योंकि उसने मुझे गोली मारी थी और मैं सही सलामत खड़ा था। इतने में उसे एक साथी ने आवाज दी और वो भागने लगा, मगर फिर अचानक उसे शायद याद आ गया कि गोली ने मेरे ऊपर असर नहीं किया था। उसने फिर मुड़कर ना यकीन आने वाली नजरों से देखा और अगला लम्हा मेरे लिए फिर रूह फरसों था। उसने फिर गन सीधी कर ली थी मेरे लिए। मैं अपनी जगह से हिल भी ना सका था कि उसने फिर से मुझे टेस्ट करने का प्रोग्राम बना लिया था। जाहिर बात है ये बात उसके हलक से नहीं गुजर रही थी कि उसने मुझे 10 फुट से गोली मारी और मुझे गोली नहीं लगी। अभी मैं परेशान खड़ा उसकी तरफ देख ही रहा था कि अचानक मैंने एक आवाज सुनी, बेफिक्र रहें आका, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके साथ ही फायर की आवाज सुनाई दी और वही तमाशा एक बार फिर मेरे सामने था। गोली मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आई और मेरे जिस्म के बिल्कुल करीब आकर वो यूं गायब हो गई जैसे वो एक हवा का झोंका था। फायर करने वाला फिर हक्का बक्का खड़ा था। इतने में दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी और सारे सवार भागने लगे। मुझे मारने की कोशिश करने वाले ने भी करीब से गुजरते हुए एक मोटरसाइकिल की पुश्त पर सवार होने के लिए छलांग लगाई
और पलक झपकने में ये जा वो जा। जो कुछ मेरे साथ हुआ था मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, इसलिए मैं अपने हवास में नहीं था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे झंझोड़ रहा है। मैंने चौंक कर देखा तो आरिफ था। वो कह रहा था कि भागो। मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे उसके साथ भाग रहा था और कैसे हम कॉलेज से बाहर निकले। साइकिल स्टैंड से आरिफ ने मेरी साइकिल निकाली और शायद घबराहट में या फिर मेरी हालत देखकर उसने खुद ही चलाने का फैसला किया। मैं उसके साथ बैठ गया और वो आंधी और तूफान की तरह साइकिल चलाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। मुझे घर पहुंचाकर वो पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिया। अब मेरे कुछ और सांस बहाल हुए थे, लिहाजा मैंने साइकिल घर के अंदर खड़ी की और धड़ाम से अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछा। तबीयत तो ठीक है। बस माँ, कॉलेज में कुछ लड़के लड़ पड़े थे, इसलिए कॉलेज में जल्दी छुट्टी हो गई और लड़ाई देखने की वजह से मेरी तबीयत जरा बोझल है, मैंने सच बात बताते हुए कहा। ओ खुदाया, माँ ने आप भरकर कहा। ये लोग क्यों लड़ते हैं? आपस में प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहते? ठहर, मैं तेरे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। माँ ये कहकर बावर्ची खाने में चली गई और मैं बिस्तर पर लेटा अपने ऊपर बीतने वाले वाकयात पर गौर कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे औसान मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं थे, मगर वो आवाज मैंने अपने पूरे होशो हवास में सुनी थी। और फिर अचानक एक और बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। क्या कोई आंख तेजी से फायर किए हुए बुलेट को देख सकती है? यकीनन नहीं, या शायद एक झमाके से ज्यादा नहीं, मगर मैंने गोली को अपने बिल्कुल करीब आते हुए देखा था। रिवॉल्वर से निकलकर मेरे तक आने का फासला मुझे कई सेकंड पर मुहित लगा था। ये कैसे हो गया? मेरी आंख ने उसे कैसे देख लिया? और अगर देख भी लिया तो वो बुलेट कहाँ गई? एक नहीं, दो बुलेट मैंने अपनी आंखों के सामने गायब होती देखी थी। सोचते सोचते मेरा सर चकराने लगा। उसी वक्त माँ ने दूध ला कर दिया और मुझे वो दूध एक नेमत की तरह महसूस हुआ। लो बेटा, इसे छोटे छोटे घूंटों में पी लो, माँ ने नसीहत करते हुए कहा। और मैंने दूध पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दूध हलक से नीचे जा रहा था, एक नई तवानाई मेरे अंदर हलौल कर रही थी। दूध पीकर मेरे चकराते हुए जहन को कुछ सुकून मिला, मगर वो सोच, ये सब कुछ कैसे हो गया, क्यों हुआ? अभी भी ये सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। शाम तक मैं इन्हीं के साथ जंग करता रहा। फिर शाम को आरिफ मिलने आ गया। उसके पास गर्मा गर्म खबरें थी। उस हंगामे में 3 लड़के जाँ बहक हो गए थे और दर्जन भर जख्मी हुए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने फौरी तौर पर कॉलेज को 3 दिनों के लिए बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया था। सुलेमान, यार आंटी को बोलो कुछ बांट दें गरीबों में, आरिफ ने कहा। क्यों? मैंने चौंक कर पूछा। क्यों का क्या मतलब? आरिफ ने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा था एक हमलावर को तुम पर गोली चलाते हुए, मगर शायद उसका निशाना चूक गया और तुम बच गए, वरना शायद आज मरने या जख्मी होने वालों में तुम्हारा भी नाम होता। हो, हाँ ये तो है, मैंने फिर ख्यालों के भंवर में कूदते हुए कहा। आरिफ कुछ देर बातें करके चला गया और मैं फिर अपने ख्यालात के साथ। अब इसमें तो कोई शक नहीं था कि मुझे किसी गैर मरी ताकत ने बुलेट से बचाया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस ताकत ने मुझे मुखातिब भी किया। बड़ी अजीब सी गैर इंसानी आवाज थी वो। बेफिक्र रहें आका, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो क्या वो ताकत मेरी गुलाम है जो उसने मुझे आका कहकर मुखातिब किया? मगर ये कैसा गुलाम है जिसे मैं नहीं जानता? इसी तरह की सोचों में गर्क मैं न जाने कब नींद की वादी में चला गया। नींद में भी अजीबोगरीब ख्वाब देखता रहा। अगले 2-3 दिन मैंने घर में ही गुजारे। ये सारे वाकयात थे ही बहुत अजीबोगरीब, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं अपने आप को संभाल रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने एक फैसला किया, मुझे ये सारी बातें किसी से शेयर करनी चाहिए, वरना ये सोचें मेरे दिमाग की चूल्हे हिला देंगी। मगर किससे? माँ से या बाबा से? दोनों शायद मुझे ना समझ सकें और उस गैर मरी ताकत की बात पर शायद परेशान भी हो जाएं। फिर कौन? अचानक मेरे जहन में शाह साहब का ख्याल आ गया। हाँ वो ठीक है। फिर मैंने अगले दिन उनके पास जाने का इरादा कर लिया। उसी रात एक और खास बात हो गई। रात को अचानक हमें छत पर बिल्लियों के लड़ने और फिर चीखने की आवाजें आने लगी। बाबा ने उठकर छत पर जाकर भी देखा, मगर उन्हें कुछ नजर न आया। अगली सुबह जब मैं हस्बे मामूल नहाने के लिए बाथरूम में था तो एक और अजीब बात हुई। मेरी पानी की बाल्टी अचानक खून से भर गई। बेख्याली में मैंने एक बर्तन भरकर अपने ऊपर भी डाल लिया, मगर हैरत की इंतहा कि खून ने मेरे जिस्म को मस तक नहीं किया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म के ऊपर एक ना नजर आने वाला लिबास है, जिसकी वजह से वो खून मेरे जिस्म को मस भी ना कर सका। मगर ये सारी बातें हमें परेशान करने के लिए काफी थीं। मैं समझ गया कि ताशु बाबा ने अब हमारा घर देख लिया है। बहरहाल मैं और बाबा हम दोनों फौरन शाहजी के पास पहुंच गए। सुबह सुबह हमें अपने पास देखकर शाहजी भी हैरान रह गए। जब हमने सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने हमें तसल्ली दी और साथ में दम वाला पानी भी दिया कि मुझ समेत सब घर वालों को पिलाऊं। मैं बाबा के सामने
अपने साथ कॉलेज में पेश आने वाले वाकये की बात नहीं करना चाहता था, इसलिए खामोशी रहा। हाँ, दिल ही दिल में शाम को फिर आने का इरादा करने लगा। वहां से फारिग होकर हम वापस घर पहुंचे। कॉलेज जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, बस घर ही रहा। हाँ, बाबा ने दुकान खोली और हस्बे मामूल काम किया। उनकी आमदनी कम थी, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए उनका दुकान करना जरूरी था। शाम को मैं फिर शाहजी के पास पहुंच गया। मैं जानबूझकर मगरिब के बाद गया था। शाहजी अपने हुजरे में थे। मैंने इस वक्त तकलीफ देने की माजरत की और उनसे कुछ वक्त की दरख्वास्त की। शाहजी हमेशा की तरह मेरे ऊपर मेहरबान थे। मैंने शाहजी को सारा वाकया तफसील के साथ सुनाया जो मेरे साथ कॉलेज में पेश आया था, और फिर खून का मेरे जिस्म को मस न करना। यहाँ तक कि मैं रवानी में मैंने उस ख्वाब का भी जिक्र कर दिया जो अक्सर मुझे आता था, और ये भी कि जब भी वो ख्वाब आता तो मेरी आंख हमेशा फजर की अजान के साथ खुलती थी। शाहजी ने बहुत गौर से मेरी एक एक बात सुनी और फिर कुछ देर सोचते रहे। कुछ देर उन्होंने मुराकबा भी किया। बेटा, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा इंतखाब किसी खास काम के लिए किया है। इसी सिलसिले में वो तुम्हारी हिफाजत भी कर रहा है। मगर हैरत की बात है कि जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी जानने के लिए मुराकबा करता हूँ तो बस नूर के बादल ही नजर आते हैं, कुछ नुमाया नजर नहीं आता। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, वरना हमेशा मुझे अल्लाह की रहमत से कोई ना कोई इशारा जरूर मिल जाता है। शाहजी ने कहा। शाहजी मेरी रहनुमाई फरमाए। मैं सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैंने आजिजी के साथ कहा, बेटा सब्र करो, अगर अल्लाह ने तुमसे कोई काम करवाना है तो जरूर वक्त आने पर सब कुछ तुम पर खुद ही वाजे हो जाएगा। यकीनन इस रुकावट में भी तुम्हारे लिए कोई मसलहत होगी। शाहजी ने मुझे समझाते हुए कहा। फिर कुछ देर तक वो मुझे सब्र और इस्लाम में मसलहत पर दरस देते रहे। फिर मैं उनसे इजाजत लेकर घर आ गया। चंद दिन और गुजर गए और कोई खास बात नहीं हुई, सिवाय इसके कि मेरा जहन हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहा। आखिर मैंने अपने आप को हालात पर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। और फिर एक दिन ताशू बाबा हमारे घर पहुंच गए। दरवाजा मैंने खोला था। मुझे देखकर ताशू बाबा खास अंदाज में मुस्कुराए। मुझे सब पता है जो कुछ तेरे इर्द गिर्द हो रहा है, ताशू बाबा ने मखसूस शाहाना अंदाज में कहा। जी, क्या हो रहा है? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। अनजान मत बन बच्चा, तुम्हारे ऊपर जादू का हमला है, बहुत ही कड़क। पहली बार तुम बच गए, मगर अब दूसरा हमला पहले से ज्यादा सख्त होने वाला है, ताशू बाबा ने उसी अंदाज में कहा। फिर मैंने बेजारी में कहा और ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल गया। अब मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे इस दलदल से निकलने के लिए? ताशू बाबा ने चौंक कर मुझे देखा और फिर जल्दी से बोला, बच्चा तुम्हारे लिए बहुत खास अमल करना पड़ेगा। अपने बाप को बोल 40,000 का इंतजाम कर दे। ताशू बाबा ने कहा, बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा जी, मैं बस इतना ही कह सका और ताशू बाबा मुड़कर वापस चल पड़ा। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मालूम था कि अगर मैंने पापा को उसके बारे में बताया तो वो चाहे अपनी दुकान क्यों ना बेच दें, ये रकम जरूर इकट्ठी कर लेंगे। मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो दिन मैंने इस कश्मकश में गुजारा। रात को सोने से पहले मैंने सोचते सोचते अचानक एक और पहलू से इस पर सोचा, क्यों ना अपने मुहाफिज का एक इम्तिहान लिया जाए। उसने मुझे पहले भी बचाया और यकीनन अब भी बचाएगा। ये सोचकर मैंने एक मंसूबा तरतीब दिया और फिर सुकून की नींद सो गया।